हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की महा मैराथन शुरू करने जा रहे हैं और ये मैराथन आपकी पिछली मैराथन से कुछ अलग होने वाली है। वो कैसे? क्योंकि आज हम लोग ज्यादातर जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने के उनके पूरे चांसेस है। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। नोटिफिकेशन अगर जिसके पास नहीं गया है वो लोग भी जल्दी से आपके साथ जुड़ जाए। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज की अपनी क्लास की। तो दोस्तों, आप में से जिन भी प्रशिक्षुओं ने यूपी टेट का एग्जाम दिया था और उनका 82+ यानी आप कहकर चलिए जिनका भी क्लियर हो चुका है एग्जाम, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एग्जाम देने के बाद सभी अपना एनालिसिस करते हैं। तो अगर जिसके भी 100+ मार्क्स है उनको बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं, और जिन्होंने क्लियर किया है कोई बात नहीं, क्लियर है, आगे आप और अच्छा करेंगे। ये वैसे भी एक क्वालिफाइंग ही एग्जाम था। तो आज हम लोग कंप्यूटर विषय को जानेंगे, ये आपका आगे तक हेल्प करेगा, आपका सुपर टेट में भी आता है, तो ध्यान से आप लोग सीखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आता है आईसीटी। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसी टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से शुरुआत करते हुए हम आगे वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे। पहले हम मेन टॉपिक को समझेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपका आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है। क्या होती है आईसीटी की फुल फॉर्म? आई डिनोट करता है इंफॉर्मेशन को, आई डिनोट करता है इंफॉर्मेशन को, सी से बनेगा आपका कम्युनिकेशन और टी से बनेगा टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर आप लोग इसको सही मार्किंग कर लीजिए। आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या हो गए? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऐसे आप लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन बोल पाएंगे। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, चलो अब हम लोगों को एक एक करके ये देखना है कि इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। तो यही चीज सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो मैं आपका एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे। और वीडियो की क्वालिटी को आप यहाँ से 3 डॉट्स आपके राइट हैंड साइड पर ऊपर कॉर्नर में दिए गए होंगे, यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए अगर आपको देखने में यहाँ पर क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम है। ओके, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये सारी पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ इस नंबर पर। अगर आपने नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट के मैंने आपको नाम बताए थे कि मैं इन 5 की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, जिनमें आपका कंप्यूटर था, एसएसटी था और समावेशी शिक्षा था, और इसके अलावा आपका कौन सा सब्जेक्ट बाकी रहता है? साइंस और शैक्षिक मूल्यांकन। इन सभी की पीडीएफ मैंने इस नंबर पर शेयर कर दी है, आप लोग भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। इसके लिए आपको 99 रुपीज जो है वो पे करने होंगे। ठीक है, ये सारी पीडीएफ्स और जितने भी मॉडल पेपर्स है आपके राजन सीरीज के, वो भी इन्हीं में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंफॉर्मेशन यानी सूचना क्या होती है, किसे कहेंगे हम इंफॉर्मेशन। तो सूचना क्या है? पढ़ने, जांच, अध्ययन या अनुसंधान से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ठीक है, सूचना प्रसारित करने के कौन कौन से उपकरण हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो आप क्या बताएंगे? टेलीविजन, टीवी जिसको हम कहते हैं, या टेलीफोन है ना, रेडियो, इन सभी से हमें सूचनाएं मिलती है। तो ये सूचनाएं प्रसारित करने के उपकरण मैंने आपको बताए। सूचना क्या है? सूचना किसी भी अनुसंधान से या किसी जांच, अध्ययन से या कहीं से कुछ भी पढ़ने के बाद जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही सूचना है। ऐसे साधारण सी भाषा में आप लोग इसको समझेंगे। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कम्युनिकेशन क्या होता है या संचार किसे कहते हैं।
संचार की अगर हम दोस्तों बात करें तो संचार को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। कौन से? कम्युनिस पूछा जाता है कई बार, जिसका अर्थ होता है समुदाय, भाव या सहभागिता। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया यहाँ पर इसका मीनिंग। इसके अलावा परिभाषा या इसके बारे में जानने की और बात करें तो संचार या कम्युनिकेशन क्या है? जो सार्थक चिन्हों, प्रतीकों या वाणी के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाता है? साधन कहलाता है या संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। ये साधारण भाषा में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका, या तीसरा टॉपिक आपका आता है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। जो टेक्नोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसकी उत्पत्ति इस शब्द से हुई है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि भाई हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो दोस्तों वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का उपयोग उत्पादों को बनाने और मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी क्या होती है? वह वैज्ञानिक ज्ञान या अनुभव जिनका प्रयोग या वह संसाधन जिनका उपयोग हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम करते हैं, वही क्या है? टेक्नोलॉजी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा? वो सभी चीजें जो कि हमारी क्या करती है? जरूरतों को पूरा करती है। टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर से लेके आपका टेलीविजन, मोबाइल फोन या कोई भी ऐसी मशीन, ठीक है, वो सभी आपकी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कोई भी मशीन हो गई, वो सभी आ जाएगी। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि किन्हीं 5 ITC के उपकरणों के नाम लिखिए। उसमें आप क्या क्या बता सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ITC मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिनसे आप लोग कम्युनिकेट भी कर पाए, है ना? बिल्कुल। तो वो क्या क्या है? उसके उपकरण कौन कौन से हैं? कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर्स, वाईफाई, टीवी, टैबलेट, इंटरनेट कनेक्शन और रेडियो। इन सभी से सूचनाओं का क्या कर सकते हैं? इनकी मदद से आप लोग आदान प्रदान करते हैं। ये हो गया आपका ICT। अब लोग दोस्तों पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो इसी पर टिका हुआ है, ICT पर ही। यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए ये चीज बहुत आसान अब आपको लगने लगेगी। कई बार आपसे प्रश्न में पूछेगा कि बताओ ICT की क्या अवधारणा है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। या ऐसे पूछ लेगा ICT के क्या कार्य है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि ICT की विशेषताएं क्या है। तो आपसे कुछ भी पूछे, कार्य पूछे, ICT के विशेषताएं पूछे या पूछे अवधारणा, आपको यही लिखनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है कि क्वेश्चन अगर इससे संबंधित इनमें से कुछ भी घुमा के पूछे तो हमें ये उसका आंसर करना है। तो चलो ध्यान से देखो। सबसे पहला आता है, हम ICT की धारणा, अवधारणा या कार्य या विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो ICT का सबसे पहला काम क्या है? डाटा एकत्रीकरण करना। एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा करना। डाटा का मतलब होता है जानकारियां। ठीक है, डाटा का मतलब होता है, डाटा एकत्रीकरण का मतलब क्या है? जानकारियों को इकट्ठा करना। इसके अलावा दूसरा क्या काम होता है इसका, या क्या विशेषता होती है? दूसरा है डाटा प्रोसेसिंग, यानी अर्थपूर्ण या जो भी हमारे योग्य जानकारी होती है या इच्छित रूप में उसको बदलना, या जो भी हमारे पास जानकारियां हैं उनको अपने इच्छित रूप में जैसा हम उसको चाहते हैं वैसे उनको बदलना। आप कहेंगे कि कैसे मैडम, थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि अगर कोई कोड लैंग्वेज में कोई चीजें लिखी हुई है, ठीक है, कोड लैंग्वेज में कोई भी चीजें लिखी हुई है या बाइनरी लैंग्वेज में कोई भी आप कह सकते हैं, उसको क्या अपनी उस लैंग्वेज में चेंज करना भी डाटा प्रोसेसिंग ही कहलाएगा, जो कि आपके लिए क्या हो, रिलेटेबल हो, आप उसको समझ पाए, वो भी डाटा प्रोसेसिंग है। ठीक है, किसी भी पूरे डाटा को आपने किसी एक स्कूल के बच्चों का डाटा कलेक्ट किया कि इतने बच्चे इस सब्जेक्ट में पास है, आप उनको एक टेबल में उनको क्या करना चाहते हैं, एक टेबल में डिनोट करना चाहते हैं ताकि आपको देखते ही पता चल जाए। तो उनके विशेषताओं के अनुसार आप उनको जब
डिवाइड कर देते हैं तो वो भी डाटा प्रोसेसिंग है, यानी अर्थपूर्ण या योग्य इच्छित रूप में उस डाटा को बदलना ही डाटा प्रोसेसिंग है। तीसरा आता है डाटा की प्रस्तुति। प्रस्तुति मतलब प्रेजेंट करना। कैसे प्रस्तुत करेंगे डाटा को? जो आपके पास इतनी सारी जानकारियां हैं उसको किसी तालिका यानी टेबल की फॉर्म में, किसी चार्ट की फॉर्म में या ग्राफ के माध्यम से आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा है, और इसमें कौन मदद करेगा? आईसीटी मदद करेगा। कैसे? भाई आपको उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो ये चीज हो गई। इसके अलावा आता है आंकड़ों का भंडारण। जितनी भी सूचनाएं या परिणाम होंगे आपके पास उन सभी को संचित करना। जैसे आपकी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, उसमें आप बहुत सारी चीजें स्टोर करते हैं, मूवीज हो गए, कोई भी इंफॉर्मेशंस हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, है ना, वो सब आप क्या करते हैं उसमें संचित करके रखते हैं, उसमें भंडारण करके भी आंकड़ों का रख सकते हैं। तो ये सारे इसके कार्य विशेषताएं या अवधारणा में आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक साथ साथ 3 चीजें कवर हो गई है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आपसे मैं कहना चाहूंगी आप अपनी जो कॉपी होगी एग्जाम की उसमें इसी तरीके से प्रेजेंट करके बहुत अच्छे से लिखे। ये चीजें आपको अभी से सीख कर चलनी है, अभी से अप्लाई करनी है, तभी आप एग्जाम हॉल में भी कर पाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगता है। एक तो आपका देखिए इतना ही करने में आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगी अगर आपने ऐसे लिखी, विदाउट इसके कि भाई अगर आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, लिख लिया आपने एक पेज, उसमें भी उतना ही नंबर मिलेगा। और आप इसको 4 लाइन में आप अपना अच्छा से प्रेजेंट करके आंसर लिखे, उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो स्मार्टली वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क कि आपको उसमें पूरा भरने में आप कॉपियां लगे हैं, 2 कॉपियां ले लिया आपने। जरूरत नहीं है 2 कॉपी की, 1 कॉपी में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस उसमें अच्छे से प्रेजेंट करके लिख देना, एग्जामिनर का दिल उसी से खुश हो जाएगा। ठीक है, और साफ साफ लिखना, बस यही चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों आईसीटी के क्षेत्र की। ठीक है, स्कोप ऑफ आईटीसी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम कहाँ यूज, किस किस क्षेत्र में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है परिवहन प्रणाली में। भैया जी ट्रांसपोर्टेशन में भी हमको आजकल आईसीटी की आवश्यकता होती है। वहां भी हमको, जैसे आप इसके परिवहन से ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए ट्रेन का। ठीक है, आप घर बैठे देख सकते हैं कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से किस टाइम चलेगी और वो आपके डेस्टिनेशन तक कितने समय में आपको पहुंचा देगी। उसका रेल टिकट का जो प्राइस है वो कितना है, आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ आप किसकी हेल्प से? आईसीटी की हेल्प से देख सकते हैं, अपनी सीटें बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज किसकी वजह से पॉसिबल हुई? भैया आईसीटी की वजह से। तो परिवहन प्रणाली में आईसीटी का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है वित्तीय प्रणाली में। अच्छा, अभी बैंक में आप लोग जाके देखेंगे तो इतने सारे लोग बैठे हुए होते हैं अपने अपने कंप्यूटर लेकर के, पूरा आपकी डाटा एंट्री करेंगे, कितना आपने उसमें डिपॉजिट किया, कितना आपने उसमें विड्रॉल किया, सारी जानकारी वो अपने कंप्यूटर में रखते हैं। अगर उनकी जगह वो अभी भी इन रजिस्टर्स का यूज करते बड़े बड़े, तो बहुत सारी वहां पर एक तो इतने ज्यादा उसमें आप कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है रजिस्टर्स की, क्योंकि दिन भर इतनी एंट्रीज होती है, कहां तक पॉसिबल है। अब चंद मिनटों में वो इतने सारे कस्टमर का काम कर देते हैं, किसकी मदद से? आईसीटी की मदद से। तो वित्तीय प्रणाली में भी प्रयोग होता है। तीसरा आता है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं मोबाइल फोन की मदद से, और मैं आपको लैपटॉप की हेल्प से यहाँ पर ये चीजें पढ़ा रही हूँ, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? अगर आईसीटी ना होता तो क्या हम एक दूसरे से ऐसे बात कर पाते? बिल्कुल नहीं। आप ऐसे कमेंट ना कर पाते, मैं उनको देख ना पाती, और ना ही मैं आपको ऐसे पढ़ा पाती। तो ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा यूज हो रहा है आज के समय में आईसीटी का। और जो इस समय में भी आईसीटी से आप अपने आप को रिलेट नहीं कर रहा है, इसको सीख नहीं रहा है, तो वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा था तो सभी टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी भी स्कूल के आप देख लो। तो जो अध्यापक नहीं जानते थे चलाना, उन्होंने भी सीखा, और जो नहीं सीख पाए उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में। भैया स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है कि भैया बाहर से ही बिना कोई चीर फाड़ करे पता चल जाता है कि पेट में कहाँ क्या है
है ना, सारी चीजें कहाँ स्टोन है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बाहर से ही ऐसे स्कैनिंग करके बढ़िया तरीके से बता देते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है या प्रयोग हो रहा है आईसीटी का। पांचवा है घरेलू उपयोग। भैया घर में भी आज लोग बहुत सारे आईसीटी का यूज कर रहे हैं। आप लोग, आपके पास नई नई मशीनें, मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, 100 तरह की चीजें प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ भी यूज हो रहा है। ये सारे इसके क्षेत्र आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षा में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, या शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग। भैया शिक्षा में हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, अगर हमारे पास इसकी जानकारी है आईसीटी की, तो हम पुस्तकालय प्रणाली में इसका यूज कर सकते हैं। भैया अगर आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी से कई बार, ज्यादातर कॉलेजेस में अभी ऐसा होने लगा है कि लाइब्रेरी में आपका जो लाइब्रेरियन होता है वो आपकी एंट्री करता है बुक्स की, है ना, उसके पास अपना पीसी होता है, उसमें एंट्रीज करता है किस बच्चे ने कितने दिन तक बुक ली है, वहां यूज करते हैं कंप्यूटर का। दूसरा, सारा डाटा रखने में किसका कितना एडमिशन हुआ, सारी चीजों को देखने के लिए अनुसंधान में भी यूज करते हैं। तीसरा, ई सामग्री या अध्ययन सामग्री। अभी जैसे लॉकडाउन में सबके स्कूल बंद थे तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, आपको ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल दिया जा रहा था, पीडीएफ्स की फॉर्म में टेस्ट ऑनलाइन हो रहे थे, सारी अध्ययन सामग्री ऑनलाइन मिल रही थी। शिक्षार्थी और शिक्षकों के बीच संवाद करने में, है ना, अगर मोबाइल फोन ना होता और आपको कोई, आपके स्कूल में जाना कंपलसरी है, छुट्टी नहीं कर सकते, और आपको बताना है टीचर को कि भाई मैं आज नहीं आ सकता, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा 500 रुपए का अगर आप नहीं गए। तो अगर कंप्यूटर या मोबाइल फोन ना होता, मोबाइल फोन ना होता, तो आप कैसे बताते, भागे भागे जाते स्कूल में कि भाई मैम आज मैं नहीं आऊंगा, मैम बोलेगी अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। तो इतनी सारी हेल्प हो रही है हर एक क्षेत्र में आईसीटी की वजह से ही। स्कूल प्रशासन में भी यूज किया जाता है, तो ये शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग हमने देखे। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या लाभ है। वे तो हमने देखे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब उनको, उन सारी जगह हम आईसीटी के यूज करने से, आपके यूज करने से हमें क्या क्या प्रॉफिट होता है, हमें क्या क्या या लाभ मिलता है, हमें कौन कौन सी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो पहला है भैया शिक्षा के लिए पहुंच को, या शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, शिक्षा के लिए पहुंच को आसान बनाता है। अब कोई बच्चा ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहां पर कोई स्कूल नहीं है, आसपास कॉलेज नहीं है, तो वो कोरेस्पोंडेंस से कर लेते हैं, कई बार डिस्टेंट एजुकेशन से ऑनलाइन पढ़ के वो अपना कर लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, अभी आप मेरे पास नहीं आ सकते पढ़ने, ना ही मैं आपके पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। तो कैसे आपके लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाया आईसीटी ने, ये इसका एक लाभ है। दूसरा, गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, धीरे धीरे करके गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। अगर एक टीचर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज करता था कक्षा में, आज प्रोजेक्टर का यूज करता है। बहुत सारी ऐसी इमेजेस जो वो अपने ब्लैक बोर्ड पर डिजाइन करने के में असमर्थ था, वो प्रोजेक्टर की मदद से बच्चों को सिखाता है, दिखाता है, तो गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। तीसरा, दूरस्थ शिक्षा को आसान बनाया है। ज्यादा दूरी पर था कॉलेज, तो हम लोगों ने ऑनलाइन कर लिया, ठीक। इसके अलावा ब्रिज कम्युनिकेशन गैप, जो एक अध्यापक या फिर एक बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, आपस में बातचीत नहीं होती है, या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के या टीचर्स के बीच में, है ना, प्रिंसिपल टीचर्स के बीच में बार बार उन्हें बुलाना पड़ता था। आजकल क्या करते हैं, कोई भी प्रिंसिपल है अपना एक ग्रुप बना लिया स्कूल टीचर्स का, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डालनी थी फटाक से उसमें क्लिक किया, इंफॉर्मेशन चली गई, सबके बीच में सबको पता भी चल गया, है ना। आगे बात करें, विश्व स्तर की शिक्षा को जानने का मौका देता है। केवल अपने ही देश तक सीमित नहीं है, हम बाहर का कोई कोर्स कर सकते हैं, है ना, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यहाँ पर आपकी जो बाउंड्रीज हैं उनका कोई मैटर ही नहीं करती है कि भाई आप भारत में बैठ करके अमेरिका से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। ये सब किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से, ये सब इसके लाभ है। इसके अलावा समय और पैसे की बचत होती है। वो कैसे, अच्छा अभी जैसे कोई भी आप बैच लेते हैं, है ना, अगर मान के चलो आपने दिल्ली का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आपने अपना कोई बैच लिया, तो अगर आप वहां जाकर रहोगे, इतना ज्यादा आपको वहां पर
पे करना पड़ेगा, रहने का अलग, खाने का अलग, ठीक है, और इतनी सारी परेशानी, पोल्यूशन वो होगा सो अलग, समय खराब होगा आने में जाने में। आप घर बैठ के उस चीज को पढ़ रहे हैं, पैसे और समय दोनों की बचत है ना, आपको माहौल मिल रहा है, शांत अकेले बैठ के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे इसके लाभ हो गए, बाकी और भी अगर आपके माइंड में आते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है पूछा जाता है आपके पेपर में, तो वेब पेज की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। वेब पेज क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि वेब पेज जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो ये HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। इस HTML पेज को ब्राउजर में ओपन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम वेब पेज कहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे वेब पेजेस है, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये सारे वेब पेज के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक मतलब जो स्थिर रहे, है ना, जिसमें बदलाव ना किया जाए, तो जिसमें डाटा स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव ना किया जा सके, उसको हम कहेंगे स्टैटिक वेब पेज। और जो डायनेमिक वो है होता है जिसमें बदलाव इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें डाटा जो है आपका स्थिर नहीं रहता है, यहाँ हम जब चाहे तब उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये वेब पेज हमने देखा, वेब पेज के प्रकार हमने देखे। अब हम लोग जो है वो बात करेंगे आपके किसकी, वन लाइनर क्वेश्चंस की। लगभग 200 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको सारा का सारा सिलेबस बहुत आसानी से कवर भी हो जाए। साथ साथ में कोशिश की है मैंने ये भी शो करने की कि कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी बार कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो फटाफट से एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी समावेशी शिक्षा के लिए भी मुझे आपको मैराथन क्लास देनी है, तो उसके लिए आपको ही मोटिवेट रखना है ताकि मैं बीच में बिल्कुल भी गैप ना लूं। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। पाठ्य वस्तु हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, जो हमारे पाठ्य वस्तु के शिक्षण की जो सामग्रियां होती है वो कितने प्रकार की होती है, पहले तो ऐसे ही पूछ लेता है। तो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, कौन कौन सी, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और तीसरी होती है श्रव्य दृश्य दोनों। श्रव्य सामग्री वह होती है जिसको हम सुन सकते हैं, है ना, जिसकी मदद से हम लोग सुनकर जानकारियों को इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे रेडियो हो गई, ग्रामोफोन हो गया। इसके अलावा दृश्य सामग्री वे होती है जिनको हम देख करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे कोई भी मैप हो गया, है ना, कोई भी टेबल हो गया, या आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर अध्यापक ने कुछ दर्शाया आपको। और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिससे कि आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों काम होंगे, ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, है ना, उसके अलावा आपका टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये आ जाएंगे आपके श्रव्य दृश्य सामग्री में। ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और दृश्य सामग्री में आपकी नोटबुक हो गई, ये भी आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो शैक्षिक दूरदर्शन को हम एजुकेशनल टेलीविजन कहते हैं, ETV। कई बार पूछ लेता है ETV की फुल फॉर्म बताओ, तो एजुकेशन टेलीविजन। फुल फॉर्म्स भी मैंने इस क्लास में लिखी हुई है, सबसे लास्ट में आपको मिलेगी। जितने भी पूरे टॉपिक में आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है वो सारी एक जगह आपको देखने को इसी क्लास में मिल जाएगी। आगे बढ़े तो देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर कहाँ स्थापित है, तो ये दिल्ली में स्थापित है, ठीक है, तो गाइस कहाँ है, दिल्ली में स्थापित है। इसके अलावा दोस्तों उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा के लिए, ठीक है, डिस्टेंट एजुकेशन के लिए हम एजुकेशनल सैटेलाइट का यूज करते हैं। इसके अलावा CAL की फुल फॉर्म क्या होती है, 2016 में भी पूछा गया था आपका CAL, तो इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। क्या होती है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। WWW इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और बहुत आसान भी है, आप लोग जानते भी होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW फुल फॉर्म है किसकी, WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। आगे हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज
में होती है, किस कमांड लैंग्वेज में होती है, तो ये HTML कमांड लैंग्वेज में होती है। इसके अलावा एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 1981 में। एक्सेल क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें आप लोग स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक किसको माना जाता है, आपके BF स्किनर को माना जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के जनक। ठीक है, यहाँ भी आ गए आपके स्किनर साहब। आगे हम लोग बात करेंगे रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है, तो 3 प्रकार से हम लोग रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। एजुसेट का पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुसेट किसे कहते हैं, तो एजुकेशन सैटेलाइट। जिन क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना होगा मैं उनको साथ साथ बताती हुई चलूंगी। एजुकेशन सैटेलाइट ये बहुत पूछा जाता है। इनसैट ID को प्रक्षेपित किया गया था कब, ये छोटी छोटी जानकारियां ऐसे भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसको किया गया था 12 जून 1990 को। इन सब की फुल फॉर्म आपको लास्ट में एक साथ मिल जाएगी, ठीक है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। 12 जून 1990 को। टेप रिकॉर्डर के प्रकार है कौन कौन से, तो एक तो टेबल मॉडल, एक है पोर्टेबल। ठीक है, टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल, ये 2 प्रकार होते हैं टेप रिकॉर्डर के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो JL बेयर्ड ने किया था। ठीक है, JL बेयर्ड ने। कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है, बहुत आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक माना जाता है। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है किसका, एक्सेल का। यही क्वेश्चन ऊपर थोड़ा घुमा करके दिया गया था, तो यहाँ याद रखिएगा आप। इंटरनेट की उपयोगी सूचनाओं को खोजना क्या कहलाता है, इंटरनेट सफरिंग कहलाता है। आप लोग जब इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं कोई भी जानकारी, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं कि मैं इंटरनेट सफरिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा इनसैट 1B को प्रक्षेपित कब किया गया था, 30 अगस्त 1983 को। ठीक है, याद रखेंगे। ये इनसैट क्या होता है, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म भी। आगे हम बात करेंगे। पावर प्लांट एक प्रोग्राम है, पावर प्लांट एक प्रोग्राम है प्रेजेंटेशन का। ठीक, आगे बात करेंगे। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर क्या करता है, अपनी सूचनाओं को गोपनीय रखता है। ठीक है, या गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या करता है, पासवर्ड लगाता है। इसके अलावा वेब पेज की भाषा कैसी होती है, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था जब वेब पेज के बारे में आपको क्लियर किया, तो HTML होती है। HTML की फुल फॉर्म भी बताई गई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये वेब पेज की भाषा होती है। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं, उसको आप लोग चैटिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चैटिंग। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है, स्पीकर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, आप क्या बताएंगे, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे भैया, स्पीकर से आपको क्या होता है, आउटपुट मिलता है, या बाहर की ओर आपको सुनाई देता है, आप उसमें सॉन्ग चलाते हैं, ठीक है, और आपको बाहर की तरफ वो चीज सुनाई देती है। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा कीबोर्ड बताओ, इनपुट है या आउटपुट, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ही बताना है। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, माउस कैसी डिवाइस है, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस है। इसकी हेल्प से आप लोग कमांड देते हैं। ठीक, आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो आउटपुट डिवाइस है। आगे हम लोग बात करेंगे लैन इंटरनेट की फुल फॉर्म या LAN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, पूछ ली जाती है। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है हार्डवेयर एवं मुख्य माध्यमों से। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, डाटा माइनिंग किसे कहते हैं, या डाटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है। डाटा माइनिंग का अर्थ होता है दोस्तों खनन करना, और डाटा मतलब आंकड़े, आंकड़ों का खनन करना ही क्या कहलाता है, डाटा माइनिंग कहलाता है। आगे है DVD का विस्तृत रूप क्या है, यानी कहने की बात यह है कि DVD की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ली है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये फुल फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, वर्सेटाइल है यहाँ पर पे जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD की फुल फॉर्म हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एडुसेट
का फुल फॉर्म या पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। आगे हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स किसे कहेंगे हम? ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। अच्छा, आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे शॉपिंग करते होंगे। शॉपिंग करना, खरीदना मतलब क्रय करना, और विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, कोई भी आपकी चीज है, आप उसको बेचना चाहते हैं, इंटरनेट पर आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जो आपका सामान खरीदती है, तो आप उसमें क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, लेना और खरीदना कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कहलाएगा ई कॉमर्स। आगे बात करेंगे चैटिंग है। चैटिंग क्या है? चैटिंग है नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना। ठीक है, संदेश मतलब मैसेजेस को, और फाइलों को भेजना ही चैटिंग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जनक किसे कहते हैं? ठीक है, जनक किसे कहते हैं? वो जनक किसे कहते हैं? तो रे टॉमलिंसन ये इसके जनक है ईमेल के। इसके अलावा इनसेट आईसी के को प्रक्षेपित किया गया। ये इनसेट कई सारी ऐसी सैटेलाइट है जिनको अलग अलग वर्षों में प्रक्षेपित किया गया। कोई आईसी है, कोई वन करके है, तो अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना आपको। आप इन सारों को एक जगह लिख लेना ताकि आपको पता चल पाए। ठीक है, मिक्स ना हो आपके सारे क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका 21 जुलाई 1988 को। आगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम कौन सा है? ठीक है, एक्सटेंशन नेम पूछा गया है फाइलों का, तो प्रोग्राम की फाइलों का एक्सटेंशन नेम को हम .exe से डिनोट करते हैं। इसके अलावा आईसीटी का पूरा नाम आपसे पूछा जा चुका है पेपर में, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एक निबल कितने बिट को सर्जित करता है, या एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होता है। ठीक है, बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। आगे हम बात करेंगे 38वां क्वेश्चन, इनसेट 2A को कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 10 जुलाई 1992 को। ठीक है, 10 जुलाई 1992 को। आगे अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? तो ये है आपका BF स्किनर महोदय का। इसके अलावा इनसेट का पूरा नाम क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, इंडियन नेशनल सैटेलाइट फुल फॉर्म होती है इनसेट की। ठीक है, I से इंडियन, N से नेशनल और SAT से बनेगा सैटेलाइट। आगे बात करें इनसेट 2B को कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये पूछ ली जाती है आपसे, कई अलग अलग नामों से है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये की गई थी 23 जुलाई 1992 को प्रक्षेपित की गई थी ये सैटेलाइट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का क्या नाम है? तो कोई भी एक ऐसे चैनल का आपको नाम बताना है जिस पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण भारत में किया जाता है, जिनमें एक नाम है ज्ञान दर्शन। ठीक है, ज्ञान दर्शन। अगला है आईपी एड्रेस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में आ सकता है, रिपीट हो सकता है। आईपी एड्रेस किसे कहेंगे? आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी विशिष्ट संख्या होती है जो इंटरनेट का पता होती है। ठीक है, इसे ही आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस की हेल्प से ही आपका कंप्यूटर का पता चलता है या हैक किया जा सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे जीपीआरएस की पूरी फुल फॉर्म क्या होगी, या हिंदी में पूरा नाम क्या आप बताएंगे? जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, तो ये आपकी जीपीआरएस की फुल फॉर्म हो गई। आगे हम बात करेंगे प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया? तो ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो गया। ठीक है, BF स्किनर ने। विकिपीडिया की स्थापना किसने की? जिमी वेल्स ने। आगे चलते हैं, यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब क्या है? एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिस पर आप अपने वीडियो शेयर करते हैं। तो यूट्यूब पर चैट तो नहीं करते, मैसेजेस तो नहीं करते, क्या करते हैं? वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। आजकल तो पोस्ट भी डालने लगे हैं हालांकि, है ना, लेकिन मेनली वीडियो के लिए है।
आगे हम बात करेंगे भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था। तो ये पेपर में भी पूछा जा चुका है। वर्ष 1995 में इंटरनेट सेवा का विकास भारत में हो गया था। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, डीबीएमएस की फुल फॉर्म बताओ। ये इंपॉर्टेंट है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटा बेस, ये बी लिखा हुआ है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी होती है। तो यहाँ कौन सी सामग्री पूछी है, ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन को। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी जिसको सुन भी सके देख भी सके। ऐसी आपको कोई भी दो सामग्रियों के नाम बताने हैं। तो टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, दोनों कैसी है, श्रव्य दृश्य सामग्री है जिनको हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है। ये हमारे कॉलेज में बहुत होती थी प्रेजेंटेशन, आए दिन हमको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी। ठीक है, तभी हिम्मत हो पाई मेरी आपसे जुड़ने की। अगर सही बात करूं तो वही चीज मुझे यहाँ हेल्प की उसने। आगे हम लोग बात करेंगे, अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना ही क्या कहलाता है। जो भी हमारी फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको जब हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं वही प्रेजेंटेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हैं तो किसी एक वेबसाइट का नाम लिख दीजिए जहां से आप क्या करते हैं, आपके ऑनलाइन बधाई पत्र भेजते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए लेटर भेजते हैं। तो greeting.com यहाँ से आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही वेबसाइट का किसी एजुकेशनल वेबसाइट का नाम पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका बधाई पत्र भेजने के लिए वेबसाइट का नाम पूछा था, हमने बता दिया। आगे चलते हैं, संचार किसे कहते हैं। तो संचार का हमने सबसे ऊपर ही सबसे पहले बात की थी, संचार की, कम्युनिकेशन की। क्या था कम्युनिकेशन, अपने विचारों भावों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, है ना। किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी अन्य सोर्स की हेल्प से। ठीक है, वही संचार है, कम्युनिकेशन है। तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को, अपने भावों को, इंफॉर्मेशंस को पत्र, टेलीफोन आदि के माध्यमों द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है, आपका संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। WWL का पूरा नाम बताइए। WWL का पूरा नाम है वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप, ठीक है, ये आपका पेपर में पूछी गई फुल फॉर्म है। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो दोस्तों विश्व की बात की गई है, विश्व में शुरुआत हो गई थी 1969 से। और किसने की थी सबसे पहले, टिम बर्नर्स ली ने। आगे बात करेंगे, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। तो उसके लिए मॉडेम होने चाहिए, नेटवर्क, टेलीफोन, उपग्रह, संचार, ये केबल नेटवर्क, इन सब की जरूरत होती है। ये इंटरनेट के मुख्य भाग होती है। ठीक है, आपके पास मॉडेम, नेटवर्क, टेलीफोन, उपग्रह, संचार और केबल नेटवर्क, ये पूछा जाता है पेपर में, इसलिए इन नामों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने। ठीक है, तो आगे चले, भारत के कोलकाता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन कब कब हुआ था। तो जो कोलकाता स्टेशन है उसका कब हुआ था, 26 अगस्त 1927 को। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली रेडियो स्टेशन की बात करें तो इसका जनवरी 1935 को हुआ था। इन दोनों जो आपके रेडियो स्टेशन है इनका उद्घाटन। ठीक है, सर्वर का क्या अर्थ है, सर्वर किसे कहते हैं, आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सर्वर क्या है, तो सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि भैया किसी भी वेबसाइट पर जैसे कोई एडमिट कार्ड आए तो बहुत सारे यूजर्स यानी सेवक कहते हैं उन्हें, ठीक है, क्योंकि वे लाभ उठाने आए हैं उस वेबसाइट से। तो बहुत सारे यूजर से जब उस पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो कई बार सर्वर चले जाते हैं। ठीक है, सर्वर चले जाते हैं और डाउनलोड नहीं हो पाता। तो ये वही सर्वर है जो कि काम करता है सेवकों को जोड़ने का और सूचनाओं को आदान प्रदान करने में, कार्य करने
वाला ये सर्वर कहलाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की हम बात करें तो ऑडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वीडियो या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। ये भी आपके प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। पैकेजेस के प्रकार बताइए, पैकेजेस, ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसर, वर्कशीट पेज, डाटाबेस और प्रेजेंटेशन पैकेज, ये सभी इसके प्रकार है। इसके अलावा ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर किसे कहते हैं? ये चीजें दोस्तों मैंने जब आपकी कंप्यूटर की क्लास ली थी ना, तो ये एक एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप इन टॉपिक्स को पूरा डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप उन क्लासेस को जरूर देख लें, अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक है। ये तो एक मैराथन है कि आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जहां जहां इंपॉर्टेंट लगे वो सारी चीज एक क्लास में दे दी जाए। तो वहां पर मैंने इमेजेस की हेल्प से बहुत अच्छे से चीजें समझाई हुई है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, 3rd सेमेस्टर की कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लीजिए जितना भी अभी तक आपको कराया हुआ है। चलो बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की कोई उपयोगिता पूछी है। ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी हम लोग पर्दे पर दर्शा सकते हैं, ये इसकी क्या है? उपयोगिता है। आगे बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग है, तो ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है 2018 में। इसके 5 प्रमुख अंगों की हम लोग बात करेंगे। कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का एक प्रयोगकर्ता भी होना चाहिए जो उसे यूज करेगा, कुछ गाइडलाइंस और विधियां भी होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी होना आवश्यक है जब भी तो वो वर्क करेगा। तो ये सारी 5 चीजें क्या है? कंप्यूटर के अंग है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और यूजर और कुछ गाइडलाइंस, ठीक है, ये सब। आगे बात करते हैं शॉर्ट वेब या मीडियम वेब का प्रसारण किस माध्यम से किया जाता है, तो ये किया जाता है रेडियो के द्वारा। आगे MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ये एक्सटेंशन नेम कई बार आपसे पूछे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स का, पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं कई बार? PPT, ठीक है, कि मैंने PPT बना ली तो इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये इसका एक्सटेंशन नेम है, ठीक है, एक्सटेंशन नेम है। तो PPT की क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। बात करें वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? जो पहला ही पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं होम पेज। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि CTET की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो होम पेज खुलेगा, उस पर पूरी उसकी जानकारी रहती है, ठीक है, वो होम पेज वाला आपने देखा भी होगा कई बार। आगे बात करेंगे मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये बहुत पूछा जाता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। OMR किसे कहते हैं या OMR क्या होता है? OMR एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, अभी आप यूपी टेट का एग्जाम देकर के आए, या जिसने नहीं दिया उसने भी कभी ना कभी तो देखा होगा कोई फॉर्म जब आपने भरा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसमें आपके पास जो आंसर शीट होती है जिस पर आपको आंसर करने होते हैं, ऐसे सर्किल बने हुए होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा? सिर्फ उन सर्किल को ऐसे भर देना है जो भी आपका आंसर है, और वही शीट कहलाती है OMR शीट। ये विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। तो जिस कंप्यूटर से चेक होती है ये इस तरह की आपकी सारी शीट्स, कॉपियां, तो ये इसीलिए होती है ताकि कंप्यूटर आसानी से इनको समझ सके, ठीक है, और फिर आपकी नोट जो आंसर की होती है उसको चेक कर सके, जिसमें कोई गड़बड़ी के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। तो OMR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर के उपयोग के योग्य बनाता है। आगे बात करेंगे URL किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम बताओ। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म बहुत आती है आपके पेपर में। आगे बात करें OCR का पूरा नाम बताइए। OCR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह भी एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों की पहचान करके डाटा को इनपुट करता है। OCR होता है जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद करके लाते हैं, आपने देखा होगा उस पर इस तरह की लाइनिंग्स होती है, ब्लैक ब्लैक, ठीक है, बहुत सारी ऐसी लाइनिंग्स होती है, ठीक है। तो ये लाइनिंग क्यों होती है? इनमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी होती है ना। और जब आप किसी मॉल से कोई सामान खरीदते हैं उस पर ये वाला जो साइन होता है ये लगा हुआ होता है, और वो क्या करेंगे? उसको उठाएंगे और उसको
स्कैन के तरह से उनके पास एक डिवाइस होती है, उसको उस पर टच करेंगे और बता देंगे कि आपका प्रोडक्ट इतने का हो गया है। ठीक है, उसमें सारी इन कोड्स की लैंग्वेज में इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका OCR। आगे चलो, इतना कवर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिसमें सभी उपकरण लगाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। आगे बात करेंगे ISP का फुल फॉर्म बताना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। DTP का बता दो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डी से डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसको कहेंगे? तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कहलाएंगे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग। आगे बात करेंगे नेटस्केप नेविगेटर है, ये क्या है? ये भी एक वेब ब्राउजर ही है, नेटस्केप नेविगेटर। आगे बात करें मॉनिटर का आकार मापा जाता है, तो आपने देखना हो कि आपके मॉनिटर का जो आप खरीद कर लाए हैं उसका आकार कितना है, तो आपको उसको कैसे मापना होगा? डायगोनली मापना होगा। ऐसे आप उसकी स्क्रीन को मापते हैं मॉनिटर की, ना कि ऐसे। ठीक है, तो उसका डायगोनली आकार जो है वो मापा जाता है। आगे बात करेंगे GSLV का पूरा नाम बताना है, तो GSLV क्या होगा? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। इसके अलावा इनसेट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका प्रयोग जो है 1983 से शुरू हुआ। इनसेट 2C को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 7 दिसंबर 1995 में। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण सबसे पहली बार कब किया गया था? तो ये 15 अगस्त 1982 को प्रसारित किया गया था। बाइनरी नंबर प्रणाली, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, कौन से होते हैं बाइनरी नंबर? पहले तो आप मुझे यही बता दो। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी नंबर में केवल 2 ही अंक आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 0 और 1। इन्हीं की हेल्प से आपको पूरी इंफॉर्मेशन को इनपुट करना होता है, जिससे कि कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। ठीक है, तो ये कुछ सिग्नल होते हैं जिसको कंप्यूटर जो है वो समझ लेता है। तो बाइनरी संख्या प्रणाली यही है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन 2 डिजिट्स का प्रयोग करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? और कौन कौन से वो नंबर है? 0 और 1। इसका विकास किसने किया था? इन नंबरों का या बाइनरी नंबर प्रणाली का किसने विकास किया था? वो यहाँ पर मेन क्वेश्चन है प्रणाली का, इस प्रणाली का, बाइनरी प्रणाली का लेडी ए लेवलेस। ठीक है, इन्होंने यूज किया था सबसे पहले, या इन्होंने इसके बारे में बताया था, प्रयोग विकास किया था। एजुसेट का भार कितना है? तो एजुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट जो है आपकी उपग्रह जो है उसका भार है 1950 किलोग्राम। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? तो वेब ब्राउजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को देखने की और प्रयोग करने में हमारी मदद करता है। जैसे आप लोग ऑडियो सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जिन वेबसाइट्स का यूज करते हैं, वेबसाइट्स नहीं, जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, बिंग हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। आगे हम लोग बात करेंगे MICR का पूरा नाम बताइए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये पूछ ली जाती है फुल फॉर्म। CD-ROM का पूरा नाम बताओ, 2016 में भी पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म। तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क, और ROM का आप लोग जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आगे बात करें WWW के आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? जब आप कोई सूचना को प्राप्त करते हैं और उसको अपने पास सेव करके रखते हैं, कंप्यूटर से अपने पास लाते हैं, उसको डाउनलोड, जब आप वीडियो को खत्म होते ही इसको डाउनलोड के फोल्डर में अपना सेव कर लेते हैं ताकि आप इसको इजिली बाद में देख पाए, ढूंढनी ना पड़े आपको, तो ये होता है आपका डाउनलोडिंग। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रसार भारती का गठन कब हुआ था?
प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में हुआ था। 23 नवंबर 1997 में। हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं? किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना ही कहलाता है हाइपरलिंक। क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है, मतलब जोड़ना। इनसेट 2D को कब प्रक्षेपित किया गया था या कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो सतीश धवन हरिकोटा में जो स्थित है प्रक्षेपण केंद्र, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया था। आगे बात करेंगे, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? रेडियो की अवधारणा का श्रेय पूछा गया है, किसको जाता है? तो ये सैमुअल F.V. मॉर्स एवं अल्फ्रेड को ये श्रेय जाता है। इनसेट 2E को कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये 1999 अप्रैल में किया गया था। सूचना को स्थानांतरित करने के प्रयोग को कहते हैं, क्या करना? स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना सूचना को, इंफॉर्मेशन को। तो वही तो कम्युनिकेशन होता है, अपनी जानकारियों को, विचारों को दूसरे के साथ साझा करना किसी भी माध्यम से, वो संचार है। ठीक है। इनसेट 8A को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो फरवरी 2002 को। उपग्रह की शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ था? उपग्रह का शिक्षा में, अच्छा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ। सबसे पहले कब किया गया था किसी सैटेलाइट का यूज शिक्षा के लिए? तो वो 1975 ईस्वी में। ठीक है। आगे बात करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट को आपने देखा होगा, इस तरीके से डिनोट करते हैं DOC डॉट। ठीक है, इस तरह से हम इसका एक्सटेंशन नेम इसको हम बोलते हैं। आगे जैसे मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बताया था PPT। आगे हम बात करते हैं, एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है उसको क्या कहते हैं? तो आउटपुट पूछा गया है, आउटपुट उपकरण है और कागज पर आपको हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है। तो कौन करेगा ऐसा काम? आपका प्रिंटर करेगा। प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, आपका हार्ड कॉपी पर प्रस्तुत करता है किसी भी जानकारी को। आगे बात कर लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं किसके माध्यम से? तो सर्वर की माध्यम से। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसकी माध्यम से? सर्वर की माध्यम से। आगे बात करते हैं, रेडियो संचार का कैसा साधन है? तो रेडियो में दिखाई थोड़ा ही देगा, सुनाई देता है, ये एक श्रव्य साधन है। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सैटेलाइट का यूज किया जाता है दूरस्थ शिक्षा के लिए। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के लिए। किन्हीं 2 वेब ब्राउजर के नाम लिखो। तो मैंने कई सारे लिख दिए, इनमें से जो आपको याद आए एग्जाम में लिख देना। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउजर। ठीक है, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर के नाम है। HTML का पूरा नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। वेब पेज किसे कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ को हम वेब पेज कहते हैं, और इसकी एक परिभाषा मैंने ऊपर भी दी थी, जो आपको अच्छा लगे वो याद रखना आप लोग। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव आपने देखी होगी, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई भी अपना डाटा सेव करके रखते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है आपकी पेन ड्राइव। तो यह एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है, जिसे कंप्यूटर के USB से जोड़कर उसका उपयोग किया जाता है और उसमें आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? तो 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। गूगल क्या है? गूगल बताओ क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। गेटवे से आपका क्या तात्पर्य है? 2017 में पूछा गया है दोस्तों, गेटवे से आप क्या समझते हैं? तो गेटवे ऐसे उपकरण को कहते हैं जो IC मॉडल के सभी 7 लेफ्टों का कार्य करता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ये इसकी थोड़ी सी परिभाषा आपके लिए कठिन हो सकती है, मैं इसको आसान सी भाषा में समझाती हूँ। गेटवे क्या है? गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। हार्डवेयर डिवाइस मतलब जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, और ये एक गेट की तरह कार्य करती है। गेट का काम क्या होता है? जिसके द्वारा हम भीतर और बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे ही गेटवे 2 नेटवर्क के भीतर से कोई राउटर, फायरवॉल या फिर कोई भी दूसरा डिवाइस भी इसके हेल्प से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसके माध्यम से उसका आउटफ्लो या इनफ्लो होता है, इसके लिए ही ये उसको अनेबल करती है। तो ये आपका गेटवे कहलाता है। ठीक है, ये एक कैसी डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस है, जो 2 नेटवर्क को क्या करती है? आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। चलो आगे चलते हैं।
संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इंटरनेट को जोड़ने के लिए 4 युक्तियों के नाम बताइए। इंटरनेट को जोड़ने के लिए 4 युक्तियों के नाम बताइए, क्या क्या हो सकता है? तो शुरुआत में ही ऊपर आपको बताया गया था, कंप्यूटर, केबल नेटवर्क, मॉडेम, है ना। इसके लिए वाईफाई हो सकता है, टेलीफोन को हटा के यहाँ आप इसमें वाईफाई कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। MS आउटलुक क्या है? MS आउटलुक, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। आगे बात करेंगे, सूचना के गुण होते हैं। सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन के जो गुण है वो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो वो अर्थपूर्ण हो, उसका कोई मीनिंग निकलता हो जो सूचना है ना, शुद्ध हो, इसके साथ अनुरूपता हो उसमें, तो ये सभी किसी सूचना के क्या है? गुण होते हैं। आगे चले, मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। कौन से डिजिटल संसाधन जो है मुफ्त है? तो ज्यादातर आपने देखा होगा किसी भी वेब पोर्टल पर जो जानकारियां होती है ना, या ई बुक्स होती है, ये सभी कैसी है? डिजिटल शैक्षिक संसाधन भी है और मुफ्त भी है। तो ऐसे ही आपको यहाँ बताना था। आगे ICT का पूरा नाम मैंने आपको पहले बता दिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? तो ये आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। आगे पूछा गया है आपसे, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, प्रिंटर के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है इंपैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर के नाम है, किस किस प्रकार के हैं? पहला इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। इंपैक्ट प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये आपका सेम हो गया। आगे चलो, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? तो 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में। संचार करते समय प्रमुख रूप से कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है? बाधाएं मतलब बैरियर्स। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना या बाधाओं का सामना हम लोग करते हैं? वो कोई भौतिक हो सकती है ना। भौतिक जैसे आपके मोबाइल फोन में ही कोई गड़बड़ी हो गई है ना, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे के साथ, या कोई व्यक्तिगत या सामाजिक परेशानी भी हो सकती है ना, कि उसके मुंह में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर वो टाइपिंग करना चाहता था, चैटिंग करना चाहता था, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी तो एक बाधा है, बैरियर है। ठीक है, आगे भाषा संबंधी, ये भी एक बैरियर है संचार का। आप लोग यहाँ से बैठ करके किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं, आपको उसकी लैंग्वेज आती नहीं है, उसको आपकी नहीं आती है, तो ये भी एक बैरियर है। आप लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे जब आप नहीं जानते एक दूसरे की भाषा के बारे में? तो ये भाषा संबंधी बैरियर हो सकता है। संगठनात्मक बैरियर भी यहाँ पर, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता जब अच्छे से, तो भी ये एक बैरियर के रूप में कार्य करता है संचार के, कम्युनिकेशन के। आगे चलो, इंटरनेट रिले चैट क्या है? दोस्तों, सभी लोग पूरे मोटिवेशन के साथ बने रहिए। अब बिल्कुल हम लोग आधे से ज्यादा पूरा कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे इसकी हेल्प से आपके कवर भी हो रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आपको दोस्तों देखते हुए चलना है। PDF के लिए आपके कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप वहां से देख लीजिए। PDF का बार बार आप लोग ना पूछे, पिन कर दिया गया है मैसेज, उसकी मदद से आपको जानकारी मिलेगी। शुरुआत में मैंने आपको आते ही यही बात भी बताई थी। तो MS एक्सेल की बात करते हैं। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और कितनी रोज होती है? ठीक है, कॉलम और रो पूछा है किसमें? MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं और कितनी रो होती है। जो CCC का एग्जाम होता है ना, आपने अगर दिया हो कभी, तो वहां भी ये क्वेश्चन एक बार जब मैंने दिया था तो तब पूछा गया था क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको, आपके पेपर में पूछा जा सकता है ये, तो आपके सिलेबस में है। ठीक है, एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी
10,48,576 जो है इसमें रोज होती है। आगे चलो, स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है। भाई स्मृति बताने की बात है, कोई कंप्यूटर की तरफ से पूछा गया है, आप अपना मत लगा देना, इसमें कंप्यूटर की बात की गई है। तो कंप्यूटर में किसी भी निर्देश या सूचना अथवा परिणाम को संचित करने यानी स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो युक्ति होती है उसी को हम स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की प्रमुख भाषाओं को बताइए, कौन कौन सी भाषा होती है कंप्यूटर की। बेसिक, लोगो, कोबल, ठीक है, पायलट, ये सभी क्या होती है, प्रमुख भाषाएं हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए विकसित किन्हीं 3 प्रोग्रामों के नाम बताइए जो कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं। कोई भी ऐसे 3 प्रोग्राम के नाम बताने हैं, तो जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गए, 3 प्रोग्राम के नाम हो गए। शिक्षा में कंप्यूटर के क्या क्या कार्य है, तो सबसे पहले ऊपर ही मैंने आपको ICT के कार्य बताया था, तो वे कंप्यूटर के ही कार्य है। ठीक है, संग्रहण करना, तथ्य प्रक्रियाकरण करना, सूचना को प्रस्तुत करना, है ना, बिल्कुल, उनका संचार करना। इसके अलावा इंटरनेट अनुप्रयोग के क्षेत्र भी मैंने आपको ऊपर समझाए थे। शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, आप उसका ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य के, मनोरंजन के क्षेत्र में, है ना, पर्सनल यूज के लिए भी आप कर सकते हैं यूज। आगे ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। CPU का पूरा नाम बता दो जी, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही CPU की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर की भाषा क्या है, बाइनरी है, मैंने आपको बताया था 0 और 1 ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, इन्हीं का यूज किया जाता है। ईमेल का विस्तृत रूप यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन की क्या होगी, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। आगे आपको मिल जाएगी लैन, वैन, मैन, तीनों के बारे में ये नेटवर्क होते हैं। ठीक है, विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, रुक ही नहीं रहा था। तो क्या पूछा है, विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन कौन सा आया था। आजकल विंडो 11 चल रही है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी, विंडो 3.1 से। ठीक है, आगे बात करते हैं नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, फिर वाइड एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये 3 इसके क्या होते हैं, मुख्य प्रकार होते हैं। याहू सर्च इंजन जो है इसका प्रयोग कब हुआ था, सबसे पहले तो 1994 में हुआ था। कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो आपने देखा होगा कई बार वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस उसमें लगवाना पड़ता है। इसके अलावा इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है जिससे पता चले कि ये इंडिया की है वेबसाइट। ठीक है, तो उसमें .in लिखा हुआ होता है। ठीक है, कोई भी आप लोग ऐसी वेबसाइट देखेंगे उसमें लास्ट में .in लिखा हुआ होता है, इसको जोड़ते हैं तब पता चलता है कि इंडिया की है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम, पहली पीढ़ी जो थी कंप्यूटरों की उसमें क्या क्या नाम थे उनके, तो ENIAC, ENIAC और EDUAC और EDSAC। ठीक है, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, कई बार पूछ लेता है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, कई PDF आप करते रहते हैं, तो ये पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल होती है। क्या होती है, एक पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल होती है। कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है, तो ये मॉडेम की सहायता से कार्य करता है कंप्यूटर में इंटरनेट। कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है, उसके प्रोसेसर पर निर्भर करती है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका प्रोसेसर काम करने वाला होगा उतनी तेज गति से आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछी है, तो FTP का क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, वह मेमोरी जो अस्थायी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर में जब चाहे कनेक्ट कर लो, जब चाहे हटा दीजिए। जैसे CD होती है, रोम, पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है, यहाँ भी आप क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, तो रोम वह है
जिसके अंदर मात्र सूचनाओं को केवल हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते, उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, रोम कहलाएगा। नाम से ही क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी, के केवल रीड करो, केवल पढ़ो, चेंज मत करो। और रैम में आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है जिसमें आप सूचनाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। गूगल की खोज किसने की थी, तो लैरी पेज और सेगई बिर्न ने 1995 में की थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी यूज होती थी, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें कोबोल, असेंबली, ठीक है, फोर्ट्रॉन और एल्गोल, इन सभी भाषाओं का यूज किया जाता था। MS वर्ड के जनक कौन है, बिल गेट्स है। 1975 में इन्होंने क्या किया था, MS वर्ड के बारे में जानकारी दी थी, यह विकास किया था। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, बूट सेक्टर वायरस और फाइल वायरस। BIOS का पूरा नाम बताइए, 2 बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS क्या है फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। IPO का फुल फॉर्म पूछा है तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, बाद में क्या है, साइकिल लिखा हुआ है, इधर साइड में छुप गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल IPO की फुल फॉर्म। ऑफिस में ICT का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किसी भी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो भैया पेंशन रिकॉर्ड बनाने में, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ वही यूजेस जो भी आपके दिमाग में उस समय पर आए, पेंशन रिकॉर्ड बनाने में, अध्यापक वेतन का रिकॉर्ड बनाने में, है ना, विद्यालय के खर्चों और अध्यापक छात्र की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये 2017 में आपका पेपर में आया था क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आप इजिली देख पाए, नहीं तो साइड से कट रहा था। तो डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से है, डिजिटल विषय वस्तु के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गए, डिजिटली आप चीजों को देख पाएंगे स्लाइड की हेल्प से। ई बुक्स, DVD, CD, ई अनुवर्गों का प्रयोग करके आप डिजिटल विषय वस्तु को देख सकते हैं, ये सभी इसके साधन हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है, ब्रॉडबैंड क्या होता है। कई बार कहते हैं कि भाई नेट नहीं चल रहा है आपका, तो ब्रॉडबैंड लगवा लो। किस लिए, ब्रॉडबैंड एक प्रकार की क्या होती है, सेवा होती है। ब्रॉडबैंड सेवा का प्रयोग तीव्र गति से और अधिक डाटा संचारण हेतु किया जाता है, जिसको ज्यादा ही जरूरत पड़ती है, ठीक है, इंटरनेट पर वर्क करने की ज्यादा तेज गति से, ठीक है, डाटा जरूर ज्यादा चाहिए, उसके लिए ब्रॉडबैंड लगवाया जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति 1 मिलियन या इससे भी अधिक हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, ब्रॉडबैंड हो गया। आगे बात करते हैं, संचार की प्रक्रिया में मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन में कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें किस किस की आवश्यकता होती है, अगर सीधी सी मैं बात करूं तो उसके लिए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए, कोई सोर्स भी होना चाहिए जिसके माध्यम से आप उसको शेयर करेंगे, है ना, तो वो, और तीसरा है प्रसारण करना उसका। तो ये आपका 2 बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में। आगे चलो, CAL का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAL प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ई कॉमर्स क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी तक तो आपको ये बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। प्रसार भारती का गठन कब हुआ, पेपर में पूछा गया है 2018 में, 23 नवंबर 1997 को। संचार की बाधाएं मैंने आपको ऊपर बता दी है, ठीक है, इसमें और भी बताई गई है, जैसे मनोवैज्ञानिक बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, भौतिक बाधाएं, इस मोबाइल की स्क्रीन खराब है ना, कंप्यूटर खराब है, तो ये भौतिक बाधाएं होती है, ये सब हो गया। चलो अब हम आते हैं फुल फॉर्म पर, और ये फुल फॉर्म करने के बाद आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। तो थोड़ा सा और हिम्मत आपको बना करके रखनी है। मैं जानती हूँ कि एक मैराथन क्लास में आपको बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक साथ पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे होते हैं। मुझे भी बोलने में इतने लंबे समय तक प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका एग्जाम अभी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप अपना पूरी तैयारी करके रखो। आपकी तरफ से जब चाहे एग्जामिनर ले ले, ठीक है, तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, आपकी तरफ से कोई गलती ना हो बस। चलो यहाँ पर हम सबसे पहली फुल फॉर्म देखेंगे, OER। ये क्या है, OER की फुल फॉर्म, तो ओपन एजुकेशन रिसर्च। ICT कई बार बता चुकी हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं नहीं बताऊंगी इसे, बार बार बता चुकी हूँ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। WWW
फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की क्या होगी? डिजिटल वर्सेटाइल, या हम इसको वीडियो भी कह सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। रोम की फुल फॉर्म पूछी है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो बार बार पूछी जाती है आपके पेपर में। रोम की क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ODL की फुल फॉर्म बताई गई है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। याद रखिएगा। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एड्यूसेट की बहुत बार पूछी जाती है फुल फॉर्म, ये क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। MOOCs इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो ये एक साथ बहुत सारे बच्चों के लिए उपलब्ध होता है, ये इसको नाम दिया गया है MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आगे बात करते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, या रीडर। आगे बात करेंगे CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। आगे चले, थोड़ी सी और बाकी है, बस इसी के साथ खत्म हो जाएगा। कितनी हो चुकी है? 16 हो चुकी है। 17वीं है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। DBMS, जिन पर स्टार मार्क किया गया है इनको बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। DBMS क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। URL क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WLL, वायरलेस लोकल लूप। DTP, ये क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे चलो, यहां पर आपका बताया गया है 23वें नंबर पर UPS की फुल फॉर्म, ये क्या है? यूनी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR की क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। GPRS की फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये आपको याद हो गई बहुत अच्छे तरीके से। अब आपके सिलेबस में जितने भी एक्सटेंशंस के नेम हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर एक साथ लिख दिए गए हैं ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो अलग अलग ढूंढने में। तो जितने भी एप्लीकेशंस के नेम हैं उनको हम किस किस एक्सटेंशन नेम से जानते हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर इन सबको। ठीक है, या फिर आप PDF लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको नंबर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने PDFs को ले सकते हैं, इन सभी PDFs को। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स की मैराथन मैं आपको प्रोवाइड की है। बात करेंगे सबसे पहले MS वर्ड। इस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो इसको हम .doc या .docx इन एक्सटेंशन नेमों का यूज हम इसके लिए करते हैं। MS Excel, इसके लिए यूज करते हैं हम .xls, इस एक्सटेंशन नेम का यूज करते हैं। पावर पॉइंट के लिए या MS पावर पॉइंट के लिए हम .ppt का यूज करते हैं। टेक्स्ट फाइल के लिए हम .txt या नोटपैड के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। टेम्परेरी फाइल के लिए हम .tmp, ये एक्सटेंशन नेम होता है, इसका यूज करते हैं। तो ये सारे आपके एक्सटेंशन नेम हो गए, ऊपर सारे आपकी फुल फॉर्म्स हो गई, और इसके अलावा हमने ऊपर देख लिए हैं सारे वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये होती है आपकी मैराथन यहीं पर समाप्त। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, वो आप बिना कहे कर दिया करिए। अब आपकी एक और मैराथन रह जाती है समावेशी शिक्षा की। ठीक है, वो एक और मैराथन आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं कल इसी समय 12 बजे आपको मिल जाएगी कल समावेशी शिक्षा की क्या मैराथन क्लास। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना आपको। तो फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और बाकी जितनी भी मैराथन हो चुकी है उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से उनको, अगर आपने पिछली मैराथन्स नहीं देखी है वहां से देख सकते हैं। और राइट गाइस, तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
गाइस, अगर आप एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2022 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कंफ्यूज है कि किस बुक से आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का अवसर मिलेगा, तो ये यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है एलटी ग्रेड के लिए और यहाँ पर बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पूरा पाठ्यक्रम इस बुक में तैयार किया गया है। साथ ही इसमें 2019 का पेपर भी सोल्व दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और 800 बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। आपकी प्रत्येक विषय की यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स की आपकी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। और इसी के साथ इस बुक की खासियत ये है कि जितना भी मटेरियल है वो बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख करके दिया गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, बिल्कुल जितना होना चाहिए उसके हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको इस बुक में मिलेगी। साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप लेना चाहेंगे तो आपके पास के किसी भी बुक स्टोर पर ये बुक अवेलेबल हो जाएगी चक्षु पब्लिकेशन की, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू गाइस।